जो युद्ध बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो घमासान पूरी दुनिया में मचे हुए हैं, चाहे इजराइल हमास हो या रूस और यूक्रेन हो, या अभी भी जो शुरू होने की स्थिति में है भारत पाक हो, और फिर क्रमशः चीन, ताइवान, पाक, भारत, जो घमासान चल रहे हैं उससे ज़्यादा भीषण घमासान, उससे ज़्यादा बड़े युद्ध भीतर चल रहे हैं। हम सब के मन जो हैं, कोई कारण हो कि ना हो, भीतर घमासान मचा ही रहता है। कारण हमको अलग अलग हम छांट सकते हैं मनोविज्ञान के स्तर पर, लेकिन ये वैसे ही हैं जैसे हम बाहर के युद्धों के कारण और अपनी अपनी गणित के अनुसार लगा लेते हैं। उसमें अच्छा बुरा भी कह देते हैं। इजराइल को अच्छा कहने वाली भी हैं, तो हमास के लड़ाकों को बड़ा बताने की होड़ भी लगी है कईयों में। हमारे भारत में ही देखें कि पंजाब में जो लड़ाई चल रही है, या अपनी संसद में अभी अभी जो बम छूटे हैं, धुएं के बम, तो उसमें सबकी अपनी अपनी गणित है, सबके अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किए हुए हैं। कोई इनकी तुलना भगत सिंह से करता है और दूसरा इनको आतंकवादी कहता है। आतंकवादी कहने पर पाकिस्तान और भारत के मुसलमान खैर मनाते हैं कि वो सब हिंदू हैं, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। ये बड़े संतोष का कारण बनता है पाकिस्तान के लिए भी और भारत के मुसलमानों के लिए भी। ये समझ में नहीं आता, ये पता ही नहीं चलता कि उनका इस स्तर पर ये संतोष ही गवाही दे देता है, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में संतोष के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो भारत की संप्रभुता पर वैसे ही बड़ा हमला था जैसे 2001 में, और इसी 13 दिसंबर को और इसी संसद में हो गया। संसद पुरानी थी पर संसद ही थी, और उसके जो कर्ता धर्ता जितने रहे उनमें से 2-3 फांसी पर चढ़ गए, और उसमें तो 22-23 जाने भी गई, हमारे अपने पुलिस वालों की भी गई और गार्ड रक्षकों की गई, और कुछ आतंकवादी भी ढेर हुए उसमें। तो 30 से ज़्यादा कुल लोग भी मारे गए थे, जान हानि हुई थी। तो उस सब के कारण विश्लेषण वगैरह उस समय मैं भी कर लेता था, और बड़े बड़े विचारक जो हैं उन सब का विश्लेषण अपने अपने ढंग से, अपने अपने जिसको जैसा सूट करता था। जैसे आज का जो ये हुआ संसद में, उसका विश्लेषण भी जिसको जो समीकरण समझ में आता है उसके अनुसार हो रहा है, चल रहा है अभी भी। इसी प्रकार मन के भीतर जो द्वंद्व, संघर्ष, जिसे हम उलझन कह देते हैं, जिसे मन की चिंता कह देते हैं, और अक्सर कहते हैं कि व्यर्थ है, ये सभी कहते हैं, सब, मैंने इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं है। जब दूसरे के लिए कहते हैं तो बन ही जाता है कि भाई ये सब फालतू चीज़ें हैं, इससे ऊपर आना चाहिए। लेकिन मेरा अनुमान है मित्रों कि मानव मात्र इस तरह के संघर्ष में, अंतर संघर्ष में निरंतर फंसा हुआ ही रहता है।
संघर्ष का कारण एक दो, ये नहीं तो वो, और वो नहीं तो वो, ऐसे सबके अपने अपने कारण हैं, सबके अपनी अपनी शिकायतें हैं, सबके अपने अपनी उलझने हैं। ये कारण, ये उलझने, ये शिकायतें, ये सब जस्टिफाई करने के लिए है बाहर, कि भाई बाहर हम इस कारण से हम उलझन में पड़े, बाहर ये घटा तो हम उलझन में पड़े। पर थोड़ा सा देखेंगे तो बाहर जो कुछ चल रहा है वो अपने मन का अक्स ही है। जैसा हमारा मन होगा वैसा चित्र हमारे बाहर बन जाता है, हम बना लेते हैं। बाहर जो भी हमको दिखता है, जिसे हम कारण बताते हैं, वो सब हमारे भीतर का अक्स है, प्रतिबिंब है। ये सारा का सारा भीतर का प्रतिबिंब है। यही समीकरण इन युद्धों में लगता है। जैसे हमास के मुसलमान सोच रहे हैं और दुनिया भर के मुसलमान सोच रहे हैं कि उनका पंथ तो शांति का पंथ है। मोहम्मद साहब ने इसको कह ही दिया था कि भाई ये शांति का पंथ है। और उधर यहूदियों के लिए वो सोच लेते हैं कि ये तो, इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है फ़िलिस्तीन में आने का, रहने का, बसने का। तो गाज़ा पट्टी में जो भी खाली करा रहे हैं यहूदी गाज़ा पट्टी को, तो उनके विरुद्ध में न सिर्फ फ़िलिस्तीन खड़ा हो गया, बल्कि दुनिया भर के मुसलमान अपने अपने तौर पर खड़े हो गए। उधर अमेरिका आ गया नेतन्याहू की सहायता में, तो बिना देरी किए रसिया सऊदी अरेबिया में जाकर मिल लेता है। वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जैसे तैयार है। तो न रसिया अपने को कम मानेगा, न अमेरिका कम मानेगा। अब अमेरिका और रसिया को आपस में बाहें चढ़ाते देखकर, कारण इजराइल हमास में है और इधर चूंकि रसिया आ गया और अमेरिका पहले से है, तो अमेरिका और रसिया अपने अपने कारणों से, रसिया अपने कम्युनिज्म को लेकर बैठा है और अमेरिका अपनी समृद्धि को लेकर बैठा है। तो ये दो छोरों पर परस्पर बाँह कस के बैठे हैं, बाँह चढ़ा कर बैठे हैं, कमर कस कर बैठे हैं। और विश्व युद्ध का जो खतरा है वो सभी स्पष्ट देख पाते हैं। यूरोपीय नाटो देश वो अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं। इधर चीन और रसिया मिलकर के कम्युनिज्म और कम्युनिज्म को जो अच्छा समझते हैं, अभी कम्युनिज्म और इस्लाम का एक युति जैसी बन रही है। वैश्विक स्तर पर इस्लाम एक बड़ी ताकत है और कम्युनिज्म उनको उनमें वैचारिक सपोर्ट देखता है। जबकि अच्छा विश्लेषण करने वाले, या ये विश्लेषण का एक प्रकार ये भी है कि कम्युनिज्म और इस्लाम में कुछ भी कॉमन नहीं है। किसी भी इस्लामिक देश में कम्युनिज्म नहीं है और कम्युनिस्ट देशों में इस्लाम को इतना बुरी तरह दबा के रखा गया है, जैसे उइगर मुसलमानों को चाइना ने दबा के रखा है। ऐसा मैंने एक न समझ में आने जैसा समीकरण, और हम बाहर भीतर दोनों तरफ समान रूप से देखते हैं, तो जरा सा विचार करते ही समझ में आ जाएगा कि बाहर भीतर एक समान है। और ये हर युग में रहा है, अतीत में रहा है और भविष्य में भी होगा। इसको कहने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। जो लोग गीता पढ़ते हैं वो गीता के 18 अध्याय में अर्जुन के मन का द्वंद्व और श्री कृष्ण का उपदेश, ये द्वंद्व को उपदेश है। इसका मतलब ये कि द्वंद्व था, मन का द्वंद्व भी था और मन के द्वंद्व को महाभारत में बदलते दिखा गया। करोड़ों लोगों की जान गई, आज भी विश्व के करोड़ों लोगों की जान इस इतने से में अटकी हुई है। कब ये जो वार है, ये जो युद्ध है, वो न्यूक्लियर वार में बदल जाए।
और सब डरे हुए हैं। और न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर उपकरण, न्यूक्लियर हथियार वो इन सभी देशों के पास है। इजराइल के पास भी है, इस्लाम का तो पाकिस्तान लिए बैठा है, और अमेरिका, रूस, चाइना सबके पास है। हाँ, भारत के पास भी है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम, सब अपने अपने न्यूक्लियर पावर को लिए बैठे हैं। और ये पूरे मानव जाति में परस्पर भय के कारण, और लगता है कि एक शांति सी, समझौता सा बना हुआ है। और ऐसे समझौते का प्रयास महाभारत में भी हुआ, रामायण में भी हुआ, आज हो रहा है और भविष्य में भी होगा। निष्कर्षतः भविष्य और भूत ये नहीं है, सब कुछ वर्तमान है। जो कुछ दिखता है हम भविष्य में देखते हैं या भूत में देखते हैं, वो सब वर्तमान है। बस मित्रों, इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।